भारत माता की जय। ओबीसी। अरे अपना जोश कम हो गया क्या कि भूख लग गई है? इतने इतने जम से नारा देना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री तक सुनाई जाना चाहिए कि हमारी ओबीसी की कितनी ताकत है और 10% से हमारा आरक्षण 27% होना चाहिए। भारत माता की जय। ओबीसी। आज हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 90वें महाअधिवेशन में यहां पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कमीशन के अध्यक्ष सम्माननीय हंसराज भाई आहिर, यहां पे उपस्थित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक और जिनके तत्वाधान से पिछले अनेक वर्षों से हम देश में, संपूर्ण देश भर में ओबीसी की मांग के लिए अनेक आंदोलन, अनेक मोर्चा का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर बबनराव जी तायवाड़े सर, यहाँ पे उपस्थित सांसद नामदेवराव जी किरसान, सांसद प्रतिभाताई धानोरकर, विधायक हमारे मित्र सुधाकर भाऊ अडबले, माजी मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर ओबीसी नेता महादेवराव जी जानकर, अपने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई किरण भाऊ पांडव, ओबीसी महासंघ के मार्गदर्शक और अध्यक्ष माननीय अशोक जी जीवतड़े, महासचिव सचिन जी राजूरकर, जसपाल सिंह जी, परमेश्वर राउत जी, इंद्रपाल सिंह जी, शरद जी वानखेड़े और आदरणीय मंच, मैं ये ओबीसी महासंघ से जब इसकी स्थापना हुई थी तब से जुड़ा हूं। 2005 में जीवतोड़े जी होंगे, तायवाड़े सर होंगे, सचिन राजूरकर जी होंगे, जैसे 5-7 लोग ने मिलके नागपुर शहर में एक छोटी सी ओबीसी महासंघ की स्थापना की थी और 2005 से इस विषय में अनेक वर्ष काम करते करते सिर्फ नागपुर से बढ़कर संपूर्ण विदर्भ में अब हमारा सब शाखा खुली, उसके बाद संपूर्ण महाराष्ट्र में, और आज देखते देखते संपूर्ण देश भर में हमारे कहीं ना कहीं शाखा है, हर जिले में हमारी शाखा है और हर जिले में, संपूर्ण देश में हम काम कर रहे हैं, हर राज्य में हम काम कर रहे हैं। और एक छोटे पौधे की जो बबन तायवाड़े जी और ये 5-6 लोगों ने जो शुरुआत की थी, आज वो संपूर्ण देश में एक बड़ा वटवृक्ष जैसा एक बड़ा संगठन के रूप में आज हमको देखने मिल रहा है। एक छोटी सोच थी तब कि हमारे ओबीसी पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ने के लिए एक छोटी सी नागपुर पुरती एक संगठन तैयार होना चाहिए, पर बढ़ते बढ़ते आज संपूर्ण देश भर में राष्ट्रीय महासंघ के नाम से एक संपूर्ण देश भर में एक बड़ी ताकत हमारी निर्माण हुई है। और निश्चित ही सिर्फ अधिवेशन पूरता ही नहीं, ये सिर्फ अधिवेशन हो गया और हमारा आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक छोटी सोच थी, पर आज संपूर्ण देश में ओबीसी विचारधारा के रूप में फैल गई है। इसकी स्थापना भले ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की स्थापना भले ही 2015 में हुई, पर एक बोलते हमारे मराठी में कहावत है कि बच्चे पुराचे पाय पाळण्यात दिसतात आणि बच्चे के पैर जब पाळणे में रहता तभी दिखता है। तो वैसे हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की जब 2005 से काम चालू था, तो सबसे पहले देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये देश के इतिहास में पहली बार 70 साल में एक ओबीसी व्यक्ति को ये देश का पंतप्रधान बनाया गया। और निश्चित ही ये माध्यम से एक ओबीसी समाज को न्याय देने का काम हमारे पार्टी ने किया। निश्चित ही उसके बाद हर साल हमारा अधिवेशन हुआ और हर साल अधिवेशन में पहला अधिवेशन हमारा पंजाबराव देशमुख हॉल में नागपुर में हुआ था। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूं हर अधिवेशन के बारे में, क्योंकि हर अधिवेशन के बाद हमको कुछ ना कुछ मिला है। 7 अगस्त 2016 में हमारा पहला अधिवेशन हुआ, उसके बाद नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन था दिसंबर में। हम सब ने तायवाड़े सर जी के नेतृत्व में बड़ा मोर्चा निकाला, तब मैं पहली बार विधायक बना था 2016 में,
और सब मुझे बोल रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अपनी सरकार के विरोध में कैसे मोर्चा निकालेंगे। तो मैंने बोला मैं पहले ओबीसी हूं, पहले मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्यकर्ता हूं, और फिर कोई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैंने तब पूरे मोर्चा में ताकत से तायवाड़े सर के नेतृत्व में हमने मोर्चा निकाला, और उसके पीछे लग के उसी साल महाराष्ट्र में सबसे प्रथम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री, इनने ओबीसी मंत्रालय की घोषणा की। एक ओबीसी मंत्रालय सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ। उसके बाद 7 अगस्त 2017 में हमारा दूसरा महाधिवेशन की नई दिल्ली में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और तब हमको ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, हंसराज भैया तब मुझे लगता है मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, और कई सांसद वो कार्यक्रम में आए थे, वो कन्वेंशन में आए थे अपने, और उन्होंने शायद से हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाई। और ये देश में 70 साल बाद पहली बार ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, वो सिर्फ एक आयोग की स्थापना थी, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को जाता है। तीसरा अधिवेशन हुआ नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में, मुंबई में। वहां पे भी सभी नेतागण आए थे, और वहां पे जब हमारे अधिवेशन के बाद महाराष्ट्र के हर जिले में एक ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 500 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, ऐसी मांगनी तायवाड़े सर ने की, और उसकी भी घोषणा उसी अधिवेशन में देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, और उसके बाद इसका काम भी शुरू हुआ। चौथा अधिवेशन हमारा हैदराबाद में हुआ, और 2019 में 7 अगस्त 2019 में हैदराबाद में हुआ, और उसकी भी गूंज इतनी बड़ी कि जो 2019 में जब केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो 40% मंत्री ये ओबीसी समाज के थे, हमारे समाज के थे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि अपनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की, अपने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ताकत की। 5वां अधिवेशन अपना 7 अगस्त नहीं, उसके बाद 7 अगस्त 2019 के बाद 2 ऑनलाइन अधिवेशन हुआ, कोरोना का काल था। उसके बाद 2021 में 72 हॉस्टल की घोषणा हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता विजयभाऊ वडेट्टीवार, जो इसके मंत्री हुए थे ओबीसी के, उनने किए। इसके बाद अनेक जीआर लगभग महाराष्ट्र में अभी तक तायवाड़े सर के कारण और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के कारण लगभग 32 जीआर निकाले गए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, एक कार्यकर्ता करके कहता हूं कि ये 32 जीआर में मेरा भी एक छोटा सा वाटा है। 32 जीआर में से 24 जीआर मैंने खुद फॉलोअप करके, 48 जीआर, 48 में 40 है, मैं भी भूल गया तो बहुत सारे जीआर। और ऐसे अनेक हमारे अधिवेशन के कारण अनेक चीजें हमने ये देश के ओबीसी समाज के लिए किए। 7 अगस्त 2023 में हमारा 8वां महाधिवेशन था तिरुपति में, और वहां पे हमने स्वाधार योजना की घोषणा करने के लिए सरकार को बाध्य किया। उसके बाद अनेक आंदोलन, अनेक मोर्चा, अनेक डेपुटेशन हमने लेके गए, और राज्य सरकार ने जो हमारे गरीब विद्यार्थी है जिनकी हॉस्टल तो घोषणा हो गई थी, पर अनेक हॉस्टल की शुरुआत हुई नहीं थी, वो सब विद्यार्थियों को हॉस्टल के लिए स्वाधार योजना के माध्यम से स्कॉलरशिप देने का काम राज्य सरकार ने किया। यानी सिर्फ हम अधिवेशन करते नहीं, हम सिर्फ इधर आके किसी को सिर्फ एक दूसरे को भाषण देते नहीं है, तो हम निश्चित ही ओबीसी, ये महाराष्ट्र के और ये देश के ओबीसी समाज के लिए कुछ ना कुछ करते। मेरे ये माध्यम से आज का हमारा 9वां अधिवेशन है, और ये अधिवेशन के माध्यम से तायवाड़े सर को विनंती है, क्योंकि आपने यहाँ पे अमृतसर में इसका आयोजन किया, पंजाब के भूमि पे ये एक अधिवेशन का, महाधिवेशन का आयोजन किया। ये अधिवेशन में जैसे कि आपने मांगनी की है कि पंजाब में सिर्फ एक में और राज्य ऐसा है कि जहां ओबीसीओ को 27% का आरक्षण नहीं है, सिर्फ 10% का आरक्षण है। ये राज्य को भी ऐसा हम, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में अभी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की एक पकड़ है, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से हमारा ताकत है। हम सभी पार्टियों के लोग ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के साथ जुड़े हुए, पर तभी भी हमारा विचार एक है, और हमारा विचार एक होने के कारण एक सरकार पे, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसे अपना एक प्रेशर ग्रुप तैयार करना कि हमको हमारे ओबीसी भाइयों के लिए
जो भी मांगे हमको पूरी करनी है, हमारे प्रेशर ग्रुप के माध्यम से, हमारे आंदोलनों के माध्यम से, हमारे मोर्चों के माध्यम से हम वो करें। और मुझे ये विनंती है तायवाड़े सर जी को कि आप अभी ये 90वें अधिवेशन में, ये पंजाब में जब तक हमको 27% आरक्षण मिलता नहीं तब तक हम कोई रोकेंगे नहीं। हम अभी यहाँ पे अपना मोर्चा खोलेंगे और पंजाब सरकार को भी बाध्य करेंगे कि 27% आरक्षण हमको दे। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे पता है और भी वक्त है। इसमें अनेक वक्तों ने, विशेष रूप से हमारे पिछड़ा वर्ग कमीशन के अध्यक्ष हंसराज भैया हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता है। एक उन्हें भी ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि वो भी हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ता है, वो भी मुझे लगता है कि सबसे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हर आंदोलन, हर मोर्चे में वो सहभागी रहे। और ऐसा एक व्यक्ति अपने साथ है, अपने में अपना कार्यकर्ता या हमारा नेता, हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के एडवाइजर हंसराज भैया आज ये एक संवैधानिक पद पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो भी मांगने हैं, जो भी राज्यों को हमको न्याय देना है, वो काम हम उनसे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सबने सुन लिया, इसीलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।